नाज़रीन, सिटी एट 10 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह और आज है 5 फरवरी और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है और मुल्क भर में इसके हवाले से रैलीज़ का इनेकाद किया जाता है और तकारीब का इनेकाद किया जाता है। उसी तरह आज शहर लाहौर यानी कि लाहौर शहर में भी तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है, रैलीज़ निकाली जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि हम सब अपने कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना उनके हर दुख में, उनकी हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ मौजूद हैं और ये दिन मनाने का मकसद भी यही है कि हम उन तमाम कश्मीरी बहन भाइयों को ये बता सकें कि हम लोग उनके साथ मौजूद हैं और इसी हवाले से हम आवाज़ बुलंद भी करते रहेंगे। जिस तरह हमारे कश्मीरी बहन भाई भारतीय जारहत का जवाब दे रहे हैं और लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब तमाम कश्मीर और तमाम कश्मीरी बहन भाई आज़ाद होंगे इंशाल्लाह। इस हवाले से हमने आज प्रोग्राम में बात करनी है, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। और मौसम आज कैसा है शहर लाहौर का, ये बताएंगे हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा कोमल। कोमल बताएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है, गर्मी होना शुरू हो गई है वैसे? बिल्कुल, शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। चिलचिलाती धूप के बाद सर्दी की शिद्दत में काफ़ी कमी देखने में आई है और अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 72% और हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि आज दिन भर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली जारी रहेगी। और हफ्तावार के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि मौसम जो है वो इसी तरह खुशगवार रहेगा, धूप जो है वो अपनी आंखें दिखाएगी, जिसके बाद मौसम में काफ़ी कमी देखने में आएगी। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो ओवरऑल लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 हो गई है, जबकि कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से तजावुज़ कर गई है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बहुत शुक्रिया कोमल। और कोमल बता रही थी कि आज शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज हम किन किन स्टोरीज पे बात करेंगे। टॉप स्टोरीज। शहर के इर्द गिर्द 50-50 एकड़ पर 4 कब्रिस्तान बनाने का हुक्म, कब्रिस्तान बनाने के लिए हुकूमत जल्द इकदाम करे, चीफ जस्टिस। पेट्रोल के बाद सीएनजी भी 3 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगी, सीएनजी की नई कीमत 85 रुपये 55 पैसे होगी, इतलाक हो चुका। ऑरेंज ट्रेन में मुसाफिरों की तादाद कम होने लगी है, किराया 30 रुपये करने का फैसला। इस्लाहात के नाम रेलवे की निजकारी की तैयारियां, मालगाड़ियां प्राइवेटाइज करने का फैसला। और जनाब, ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज और इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, खुदा आपको भी। आज के डे के हवाले से हम अगर बात करें तो वाकई आपने जैसे शुरू में कहा कि ये काफ़ी एक टची चीज़ है और इसमें आज देखें 5 फरवरी, इसमें हम जमात इस्लामी जो है, जमात इस्लामी की तरफ से 1990 में इसको जो शुरू किया गया था और इसमें जो है यौम यकजहती कश्मीर के नाम से ये दिन रखा गया। उसके बाद हुकूमतें जो हैं उसको अब लेकर चल रही हैं, लेकिन अफसोसनाक चीज़ जो है ये पहले भी 70-75 साल से ये इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक चीज़ 2019 से स्टार्ट हुई, जब 2019 में इंडिया की जानिब से जो कश्मीर की खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया गया। अब वहाँ पे सूरत हाल ये है कि आप देखें कि लोगों की जो आबाई जायदादें थी उनको छीना जा रहा है ज़बरदस्ती, उनकी जायदादों के ऊपर हिंदू आबादियाँ बस जो लाई जा रही हैं। इस तरह का हम माहौल अगर देखते हैं तो हमें इसकी एग्जाम्पल नज़र आती है तो इसराइल की तरफ से जो फ़लस्तीन में किया गया था कि फ़लस्तीन के जो इलाके थे, मखसूस इलाके, उनमें अपनी जारियत जो है वो उन्होंने साबित करते हुए उन तमाम इलाकों को अपने साथ मर्ज किया और उसमें जो यहूदी जो कम्युनिटी थी उसको ज़्यादा बसर करना शुरू किया। उससे ये हुआ कि वहाँ पे जो मुसलमानों की आबादी थी उसको कम से कम करके आप देखें फ़लस्तीन के लिए छोटा सा एरिया जो है वो रह गया है। इसी तरह की सेम कंडीशन इस वक्त कश्मीर के साथ है कि वहाँ पे लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है और अभी तो आप देखिए लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे आपने इंटरनेट सर्विस नहीं है, वहाँ पे कोई मीडिया अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि जो
इंटरनेशनल मीडिया है वहां पे जाने की कोशिश भी करे तो उनको अलाउ नहीं किया जाता। बिल्कुल, और अगर अलाउ किया भी जाता है तो बड़ा रिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर उनको लेके जाया जाता है, जहाँ पे सब अच्छा है और प्लांटेड लोग उनके वहाँ पे होंगे, उनसे उनके इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, उनको फ्रीली मूवमेंट उनकी इजाज़त ही नहीं होगी। तो इस बात का इजहार जहाँ पे कश्मीर में भी हो रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी इसको बड़ी अच्छे तरीके के साथ इसको दुनिया के जो प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाया गया है। और पूरी दुनिया में आज देखें कि 5 फरवरी के हवाले से जहाँ जहाँ पे भी पाकिस्तानी या कश्मीरी बसते हैं वो अपना जो है इजहार कर रहे हैं और इसमें अपने गमों गुस्से और दुख का इजहार कर रहे हैं कि जो जुल्म हो रहा है और हिंदुस्तान का जो सेकुलर चेहरा था जिसको कहा जाता था कि वो तो बेनकाब हो गया। दुआ कर सकते हैं और कश्मीरी बहन भाइयों को इस बात का यकीन हम दिलाते रहेंगे और कि हम उनके साथ हैं और इंशाल्लाह जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इंशाल्लाह जितना कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग खुश होंगे उसी तरह हम सब उनकी आज़ादी पे उतने ही खुश होंगे। डेफिनेटली और हमारी दुआएं उनके साथ ही हैं, बिल्कुल हमारे साथ ही हैं। चलिए जी प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और ये तो जैसे कि इरफान ने कहा कि ये एक बहुत ही टची टॉपिक है और हम सारे जो हैं वो इसमें इमोशनल हो जाते हैं। टॉप स्टोरीज की बात कर लेते हैं इरफान। और शहर के इर्द गिर्द 50-50 एकड़ पर 4 कब्रिस्तान बनाने का हुक्म तो चले आ गया है, विच इज़ गुड, क्योंकि हमने देखा अभी हमने कल ही के शो में बात कर रहे थे कब्ज़ा माफिया की, तो पूरे शहर में कब्रिस्तान तो गायब होते जा रहे हैं। कब्रिस्तान के एतराफ़ में इतना ही ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी जा रही हैं, उसमें अगर ये 4 कब्रिस्तान जो हैं अगर वो बनाएंगे तो ये तो अच्छी बात है। देखिए बहुत अच्छी बात है और दुख इस बात का है कि जिन इदारों का ये काम है वो नहीं कर रहे। आप देखिए कि अब चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट हैं कासिम अली खान, उनको जो है वो इसके अंदर मुदाखलत करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि ये करे, ख्वाह कि ये काम गवर्नमेंट का है, ख्वाह कि ये काम इंतजामिया का है। जब वो अपना काम नहीं करेंगे तो अदालतें जो हैं वो तो देख रही हैं। अगर उनके नोटिस में चीज आता है, अदालतों में जजेस साहिबान ये इस्तफसार करते हैं कि आप किस तरह के केसेस हमारे पास ले आते हैं। बिल्कुल, ये हमारा काम नहीं है, ये काम नहीं है, हुकूमतों का काम है और उनको करना चाहिए। आप देखिए कि अगर हम जो कब्रिस्तानों की बात करें, हाउसिंग सोसाइटी, आपने बिल्कुल कहा कि कब्रिस्तान जो है नापैद होते जा रहे हैं। जहाँ पे कब्रिस्तान किसी सोसाइटी के अंदर छोटा मोटा कब्रिस्तान बना है वहाँ पे आप आउटसाइडर जो है उसकी तदफीन नहीं कर सकते। आप देखें कि लाहौर के अंदर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी हैं, 4-4.5 हज़ार के करीब जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, उन हाउसिंग सोसाइटीज़ में अगर आप देखें तो जहाँ पे कब्रिस्तान है सिर्फ उस सोसाइटी के लोगों को अलाउ होगा कि वहाँ पे उसकी तदफीन अपने किसी प्यारे की कर सके। जो उसके आसपास ये आबादियाँ हैं, आप देखें जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके आसपास डेफिनेटली कोई ऐसी इलाके भी हैं जो छोटे-छोटे एरियाज हैं, कस्बे बने हुए हैं, वहाँ पे आप उन लोगों को परमिशन नहीं देते। और सोसाइटीज़ के अंदर भी क्या एक जो जुल्म किया जा रहा है कि कब्रिस्तानों की जगह जो है उनको भी कमर्शियल जो है उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है और उसके साथ साथ उनको प्लॉटिंग करके उनको बेचा जा रहा है। आप हमारे लाहौर के जो बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर भी अगर आप जाके देखें तो आपको यही सूरत हाल नज़र आती है कि कभी वहाँ पे मस्जिद की जगह बिक जाती है, कभी वहाँ पे जो कब्रिस्तान की जगह बिक जाती है, जो स्कूल एजुकेशन के लिए जगह रखी जाती है उसका एरिया कम कर दिया जाता है, पार्क्स कम कर दिए जाते हैं। और ये वाकई ये एक माफिया बन चुका है सोसाइटीज़। और इसके ऊपर अब अगर 50-50 एकड़ के ऊपर कब्रिस्तान बनेंगे। लाहौर में देखें अभी तक सिर्फ 2 कब्रिस्तान है आपके पास। एक मियानी साहब कब्रिस्तान जो सरकारी तौर पे आपको जो है वो मिला हुआ है, सदियों से आपके पास है, और उसके साथ साथ जो काना के अंदर जो शहर खामोशा बनाया गया था वो एक जगह आपके पास है। इसके अलावा आपके पास सरकार की दी हुई कोई जगह ही नहीं है। इसके लिए अब अगर 50-50 एकड़ के ऊपर ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है, लेकिन अब इसमें इशू ये देखना ये है इरफान कि अभी सिर्फ इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। इम्प्लीमेंट अभी सिर्फ बात यही है, इम्प्लीमेंट कैसे होता है, क्योंकि एलडीए के क्या हालात हैं वो हम सब जानते हैं। फाइल्स पड़ी होती हैं, उन्होंने बहुत से ऐसे हुक्मनामे पहले भी सामने आए हैं। ऐसे ही है, एलडीए आराम से बैठा हुआ है। एलडीए के अलावा पूरी जिले इंतजामी देखे हर जगह पे एलडीए की जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी भी जिले इंतजामिया की कुछ जगह है। ये काम मिलजुल के हुकूमत के करने वाले हैं कि आप देखें कि किस एरिया के अंदर कब्रिस्तान की जगह है। अगर आप कब्रिस्तान जो लाहौर के अंदर जो कब्रिस्तान मौजूद है, अगर आप कभी उनके अंदर विजिट करके देखें, उनके जाके हालात देखें तो आपको पता चलेगा कि एक कब्र के ऊपर जो 3-3, 4-4 जो कब्रें जो है वो 3-3, 4-4 मंजिला हो चुके हैं कब्रिस्तान। क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो तो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, प्लानिंग नहीं है, टाउन प्लानिंग नहीं है। टाउन प्लानिंग का इसमें ये जब से मैं ये शो कर रही हूँ बार बार डेली शो में ये जिक्र होता है इरफान की प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग का
बेतहाशा फुकदान है हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी और इसके इदारों के अंदर भी कि एक चीज़ का आप हुक्म दे देते हैं, एक चीज़ का आप ऐलान तो कर देते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसमें आपकी प्लानिंग जो होती है वो सिफर होती है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। प्लानिंग ना होने के साथ साथ आप देखिए कि ये जो जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं वो अपनी जिम्मेदारियां भी अदा नहीं करते। हम जैसे बात कर रहे हैं कि कब्रिस्तान की, तो कब्रिस्तान में अब तो किसी का मरना जो है वो भी जो उसके पिछले ख़ानदान है उसके लिए काफ़ी अजियतनाक है कि एक तो उसका प्यारा चला गया और दूसरा उसको कब्रिस्तान में जगह के लिए आपको जो है वो एक तो या तो सिफारिशें ढूंढनी पड़ेंगी या अपनी जेबें जो खाली करनी पड़ेंगी, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर रही। इंतज़ामिया की शायद प्रायोरिटीज़ कुछ और होंगी। मरना हर ये है कि उनकी जेब गर्म रहे और जो मरना, जो जैसे हम पंजाबी में कहते हैं तो मरना भूल गए हैं, ये वही सूरत हाल है कि लोगों को अपनी आखिरत की जो है वो उसके लिए कोई है ही नहीं चीज़। बिल्कुल, आप अंदाज़ा लगा लें कि जितने भी महकमे हैं उनके मुलाजमीन जो है, जो छोटा तबका होता है वो सड़कों पे बाहर निकला होता है, वो मर रहे होते हैं, बेहोश हो रहे होते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से आज तक, जब से गवर्नमेंट आई है आज तक हमने नहीं देखा कि उनका ख्याल किया गया हो या उनसे जाके मुज़ाकरात की ही कोशिश की गई हो। इसकी तो बात ही आप छोड़ देना कि आप मुज़ाकरात के लिए कोई आए, ये गवर्नमेंट हो, पुरानी गवर्नमेंट हो या उससे पहले, हम कई सालों से देख रहे हैं कि जब भी लोग एहतजाज के लिए जो सड़कों के ऊपर निकलते हैं, जब तक वो रोड नहीं ब्लॉक करेंगे, जब तक वो गाड़ियां नहीं तोड़ेंगे, जब तक वो शीशे नहीं तोड़ेंगे, तब तक उनसे कोई बात करने के लिए नहीं आएगा। और ये एग्जाम्पल आपको शहर के अंदर कई दफ़ा देखने में मिली कि लोगों ने अपने एहतजाज के लिए, अपने हक के लिए जो सड़कों के ऊपर आए और ऐसे ही है। बिल्कुल, ये बड़ी अलार्मिंग चीज होती है कि इंसान किस हद तक चला जाता है कि वो अपनी जिंदगी आपने बेबस कर दिया हुआ है, इतना बेबस कर दिया हुआ है कि वो खुद को खत्म करने के लिए भी कोई भी जो है ना वो दूसरी सोच नहीं उसके जहन में आती है, वो कहती है खत्म कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं जो एहतजाज की बात कर रहा हूँ कि आप देखें कि माल रोड को कई दफ़ा कहा गया कि 144 यहाँ पे लग चुकी है, अदालत का अहकामात है कि यहाँ पे एहतजाज ना हो। लोग फिर क्यों आते हैं वहाँ पे? लोग इस वजह से आते हैं कि आपने अगर उन्हें कहा कि आप साइड पे खड़े हो जाएं तो वो वहाँ पे 5 दिन 10 दिन खड़े रहे, आप उसको कोई नहीं पूछेगा। हमें ब्लाइंड पीपल जो हैं वो अभी रिसेंटली आपने देखा उनके एहतजाज हुआ, वो लोग जो थे वो पहले आपने उनको जो उसके पास खड़ा रखा, लॉरेंस गार्डन के पास, वहाँ पे वो खड़े रहे कितने दिन। उसके बाद आपने उनको जो है वो नासिर बाग के पास खड़ा रखा, वो उनकी किसी ने बात नहीं सुनी। आखिर जब वो माल रोड के ऊपर आए, जब उन्होंने तब उनके साथ जो मुज़ाकरात के लिए पहुंचे, सारी चीजें जो है वो चलती रहेंगी। अब देखते हैं कि इस हुक्म पर कितनी देर में इम्प्लीमेंटेशन होता है। ब्रेक का टाइम हुआ है और ब्रेक के बाद हमने जो बात करनी है वो हम डेली जो बात करते हैं महंगाई के हवाले से। पेट्रोल महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई और अब सीएनजी जो कि नहीं मिल रही वो भी महंगी कर दी गई है। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हम बात करेंगे महंगाई पर और डेली ही हम इस इशू को जो है वो डिस्कस भी करते हैं क्योंकि डेली ही कोई ना कोई चीज़ जो है वो महंगी कर दी जाती है। और अब पेट्रोल तो महंगा हुआ ही था, बिजली महंगी हो गई थी, गैस महंगी हो गई थी, सब्जियां महंगी हो गई थी, यानी ज़रूरत की जितनी भी अशिया है ना वो महंगी हो चुकी हैं। और अब सीएनजी भी 3 रुपये 56 पैसे लीटर फी लीटर महंगी हो गई है। इरफान, आई मीन मुझे कोई एक चीज़ बता दे जो महंगी नहीं हुई है जिसपे हम थोड़ा सा हौसला कर लें कि ओके चलें ये तो है हमारे पास अवेलेबल, ये चीज़ तो अवेलेबल है। खुदा देखे, आप एक साइकी जो है उसके बारे में आपने सुना होगा कि जब अगर आप किसी तकलीफ में हो तो हंस लिया करें, तो शायद डिप्रेशन जो है वो खत्म। तो हमारी हंसी भी इसीलिए निकलती है कि यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि ये चीज़ जो है वो हमें जो रियायती नरखों में मिल रही है या इस चीज़ का रेट नहीं बढ़ा। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है। स्टोर्स इसलिए बनाए जाते थे इरफान कि वहाँ पे सस्ती आपको अशिया मुयस्सर हो, वहाँ पे भी ये हालात हैं कि वहाँ पे चीज़ें महंगी हैं। ऐसे ही है, हर चीज़ जो है आपके पास, उसकी वजह मुझे ये लगती है कि जब हुकूमत कहती है कि हम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करेंगे, हम इसके ऊपर नोटिस लेंगे। इकदाम ये होता है कि 1 रुपया आपने यानी कम किया होता है और उससे 2 दिन के बाद आपने 5 रुपए वो चीज़ महंगी कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ
कि अब आप देखें कि पेट्रोल और सीएनजी की कीमत जो 3 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगी कर दी गई, पेट्रोल जो महंगा हुआ, उसके बाद जो है एलएनजी अगर आप उसको देखें जो ये हमारे जो घरों के उसमें तो लोग जो है वो इस बात का इंतजार भी नहीं करते कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आए या उन लोगों ने अपने आप ही जो है उन चीज़ों को बढ़ा देना होता है। फिर उसके साथ मैं जो आपको एग्जाम्पल देने लगा था कि हमारे मुल्क के अंदर जो चीनी बहरान की बड़ी बातें हुई थी कि चीनी बहरान है और चीनी के लिए जो है वो जो शुगर मिल माफिया है ये इसके ऊपर बड़ी लूट मार कर रहा है। जीआईटी बिठाई गई थी, आपको याद होगा, जीआईटी की रिपोर्ट आई, यहाँ पे कितनी जीआईटीज बनी है, वो उसकी रिपोर्ट सुने ना, उसकी रिपोर्ट बड़ी मजेदार थी और उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि 55 रुपए किलो जो है ये चीनी इनको मार्केट में फरोख्त करनी चाहिए, क्योंकि इनके तमाम एक्सपेंडिचर जो है हमने इसको चेक किया एफआईए ने या दीगर इदारों ने, उन्होंने कहा ये 55 रुपए में इसको फरोख्त करनी चाहिए मार्केट में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो 110 रुपए तक चीनी गई, अभी भी आपको 100 रुपए से चीनी नीचे किसी जगह नहीं मिल रही, आराम से 105 रुपए और उस रिपोर्ट में एक मजे की चीज ये बताई गई कि अगर 1 रुपया वहाँ पे बढ़ता है इस चीनी की कीमत में, यानी कि 55 रुपए से ये 56 रुपए में फरोख्त होती है, तो इससे 5 अरब रुपया जो शुगर मिल माफिया है उनकी जेबों में जाता है। बिल्कुल। अब ये सूरत हाल देखें कि कहाँ पे 1 रुपया बढ़ने से जो अगर 5 अरब उनकी जेबों में जाएगा तो 100 रुपए बढ़ने से क्या 100 रुपया बढ़ने से जब उसकी कीमत जो डबल हो जाएगी तो उसके बाद कितने अरब उनकी जेबों में जा रहे हैं। और ये तो हल तो हमारे सामने नजर नहीं ना आया। चले जीआईटी रिपोर्ट सामने आ गई, लेकिन उसके बाद इंक्वायरी हमने देखी कि वो जो माफिया था उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं। हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ नोटिस लिए जाते हैं, नोटिस के बाद शायद ऐलान किया जाता है, हुक्म दिया जाता है, लेकिन और लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़का जाता है। अब देखें कि यहाँ पे जो कीमतें किस तरह बढ़ रही हैं, और अभी हम जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, ब्रेक के बाद बल्कि बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड के क्या सूरत हाल है कि 16 रुपए एक आम शहरी की जो सरकारी उजरत जो है वो 16 रुपए बढ़ाई है, और यहाँ पे ये 3 रुपए महंगी, बल्कि मोटरसाइकिल्स भी तो महंगी हो गई हैं। गाड़ियां तो आप सोचे ही ना, मोटरसाइकिल ही नहीं कोई ले सकता। ऐसे ही आप देखें ना, सुजुकी पहले होंडा ने महंगी की, उसके बाद यामाहा, जो अब सुजुकी जो है, इन लोगों ने भी अपनी 3-4 हज़ार रुपया जो कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। आपको वो याद होगा दौर जब ये गवर्नमेंट जो वो कंटेनर के ऊपर थी तो कंटेनर पे बातें करती थी कि कनाडा का वजीर आजम साइकिल पे आता है। मुझे अब लग रहा है ये तमाम लोगों को साइकिल पे लाना चाहते हैं। आप इस साइकिल कैंपेन का हिस्सा लाहौर के जो कुछ अफसरान थे उनकी तरफ से आप देखते भी थे कि वो अपने ऑफिस में साइकिल पे जा रहे होते थे ताकि वो सबको कहें। सबसे पहले वजीर आजम तो जाए ना, ठीक है, हमारे वजीर आला तो जाए ना, हमारे गवर्नर्स तो जाए ना, जो कि 50 पे, हमारे सदर तो जाए ना, जो 23 20 से 50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जा रहे हैं, पहले उनको साइकिल पे लेकर आए ना, क्योंकि जब हमारे हुक्मरान ऐसी चीजें करेंगे तो ऑब्वियसली आवाम भी करना शुरू कर देंगी, क्योंकि हमारे पास कोई एक पॉइंट तो होगा ना कि जी हमारे हुक्मरान ऐसे कर रहे हैं, चले हम भी कर लेते हैं। आपको जब हम देखेंगे कि आप 50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जा रहे हैं और आवाम के लिए आप मोटरसाइकिल भी महंगी कर रहे हैं। सीएनजी के हालात हमें वैसे ही पता है कि सीएनजी के जितने भी पंप्स हैं वो वैसे ही बंद होते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो वो कुछ घंटों के लिए वो खोलते हैं, और उसमें भी अगर वो आप 3 रुपए महंगी कर देंगे तो वहां पे तो आप ये कह दें कि आप सीएनजी को बैन ही कर दें फिर। बिल्कुल, और ये हालात इसी तरफ जा रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें आपकी पहुंच से इतनी दूर कर दी जाएंगी ताकि आप तक ये चीज़ें पहुंच ही ना सके। पेट्रोल अब देखें कि कहाँ पे है, इसके बाद सीएनजी महंगी, कोई बिजली जो बिल जो है वो आप देखें उसमें किस हद तक इजाफा हुआ। 2 रुपये तो सिर्फ आपके बेसिक यूनिट जो है उसके अंदर इजाफा हुआ। 2 रुपये का मतलब है कि कोई भी अगर शख्स जो है वो अगर 300 यूनिट जलाता है तो 2 रुपये एक्स्ट्रा के हिसाब से वो उसको पे करेगा। फिर इसी तरह जो गैस के रेट हैं वो आप देखें, गैस एक तो मिल नहीं रही, लोग सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। अभी कल बिल आया हमारा गैस का, और लाइक मैं और मेरा भाई ना उस गैस के बिल को पकड़ के हमने कहा हम गैस खाना शुरू हो गया। नहीं, आपने पूछा होगा गैस तो आती नहीं है, बिल तो गैस आती नहीं है। रात को 9 बजे के बाद गैस जो है वो गायब हो जाती है, और वो सुबह लाइक मेरे ख्याल से 7-8 बजे के करीब आती है। तो इतना ज्यादा बिल था, अब मैं बताऊंगी नहीं कितना था, लेकिन वो इतना ज्यादा था कि मैं परेशान हो गई थी कि हम क्या खाना शुरू हो गए, गैस खाना शुरू हो गए। ऐसे ही यही सूरत हाल है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें अवाम की दस्तरस से दूर की जा रही हैं ताकि अवाम इन चीजों से दूर रहे, और हम जला के या वो जो हमें वो पत्थर के दौर में लेके जाया जाएगा कि आप ऑर्गेनिक चीजें खाएं और ना आपका कोई खर्चा हो, ना आप कोई चीजें कमा सके, सेहतमंद भी रहेंगे।
आपके लिए वैसे ही बहुत अच्छा होगा हेल्थ के लिए, और वैसे भी आप बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और मेडिसिन तो वैसे ही महंगी है, तो वो आप अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आ जाएं ताकि आपको कोई मुश्किल ही ना हो, सारे जंगलों में क्योंकि ना बिजली होगी, ना आप टेलीविजन देख सकेंगे, ना आपको पता चलेगा कि मुल्क में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, शहर में क्या हालात हैं क्या नहीं है। तो आराम से बैठ के आप कहेंगे जी पुरसुकून जिंदगी चल रही है। गवर्नमेंट हमें प्लान कर रही है कि हम जो जंगल के अंदर चले जाएं, क्योंकि आप देखें वज़ीर आज़म की तरफ इसलिए हाँ जी जंगल उगाने हैं ना? वो जंगल उगा रहे हैं, इसी वजह से वो कहते हैं कि मैं तफरीही मकाम जो है वो ढूंढ रहा हूँ, तफरीही जो एक्टिविटीज़ हैं जो उनको हम सियाहत को जो है वो प्रमोट करेंगे, वो इसी वजह से है ताकि सब लोग जो है वो इन चीज़ों की तरफ चले जाएं, ना किसी को फिक्र हो कि हमारे घर में लाइट है कि नहीं है, हमारे घर में गैस है कि नहीं है। पहाड़ी इलाकों में आप जैसे आगे जाएं, वहाँ पे तो वैसे भी लाइट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। और आप अपने गरीब मल्ले जो रोड हैं इसको आप इनकी सूरत हाल देखिए, आपको ये वाकई पत्थर वाला दौर लग रहा है कि लाहौर शहर का क्या हाल हो गया है। ऐसे ही है, वो सड़कें टूटी, कोई उसको जोड़ने की और कूड़ा करकट बेतहाशा पड़ा हुआ है। लाहौर अब लाहौर लगता ही नहीं है। ऐसे ही है जिसको बागों का शहर कहा जाता था, बाग तो नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे अभी 4 पार्क्स बनाने का उन्होंने हुक्म ही दिया है, ऐलान ही किया है, देखते हैं कि वो मिलता है कि नहीं। लेकिन एक ब्रेक लेंगे जनाब, और ब्रेक के बाद हमने ऑरेंज ट्रेन पे बात करनी है कि ऑरेंज ट्रेन पे मुसाफिर आना क्यों कम हो गए हैं और जो इंतजामिया है या गवर्नमेंट है वो इस हवाले से क्या फैसला कर रही है। एक ब्रेक लेंगे। यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप कश्मीर से यकजहती के लिए ये रैली निकाल रहे हैं और रेस मत लगाएं, और आपने इजहार यकजहती करना है। जख्मी होकर आप क्या पैगाम पहुंचाएंगे। खैर अपनी अगली टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। ऑरेंज ट्रेन में मुसाफिरों की तादाद कम होने लगी है और किराया 30 रुपये करने का फैसला कर लिया गया है। आपको ये बताते चले कि पहले किराया 40 रुपये था। मेरे ख्याल से जिस तरह हम बात कर रहे थे महंगाई हो रही है तो लोगों के पास 40 रुपये भी डेली निकालने के लिए नहीं थे, इसलिए शायद वो ऑरेंज ट्रेन में सफ़र नहीं कर रहे थे। अब 10 रुपये कम करके वो कौन सा, मेरे ख्याल से मुझे तो लग रहा है ये सोचे समझे मंसूबे के तहत ऑरेंज ट्रेन को जो है इस प्रोजेक्ट को फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है। और उसकी आपको मैं बताता हूँ ना वजह जो मुझे लग रहा है कि ये सूरत हाल है। अब आप देखें कि लाहौर के अंदर जब ये ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई गई थी, जब मेट्रो बस बनाई गई थी, तो उस वक्त जो था वो ये प्लान में चीज़ें थी कि आपकी मेट्रो बस, फिर आपकी ऑरेंज लाइन ट्रेन, और इसके साथ साथ ये इन दोनों ट्रेन के साथ आपने इसके साथ जो मुल्हिका रोड थे वहाँ पे आपने स्पीडो बस देखी होंगी। जी बिल्कुल। और इस तमाम जो बसेस थी जो भी इसका यूटिलाइज कैसे करना था कि आपने एक कार्ड खरीदना था, उस कार्ड के ऊपर आप मेट्रो बस से भी सफ़र कर सकते थे, उस कार्ड से आप ऑरेंज लाइन ट्रेन में भी सफ़र कर सकते थे, उसी कार्ड से आप जो स्पीडो बस में भी सफ़र कर सकते थे। जैसे पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल आपने जो है वो देखा होगा कि वहाँ पे कार्ड्स मिल जाते हैं, उसी कार्ड के ऊपर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पे ऑरेंज लाइन ट्रेन जब बनाई गई तो उससे पहले जो स्पीडो बसेस चल रही थी आपने उस प्रोजेक्ट को फ्लॉप किया। उन रूट्स के ऊपर जो है वो बसों की जगह अभी भी आपको वैगन्स और जो चिंची रिक्शे और या जो दीगर रिक्शे हैं, वो बसेस मैंने देखी हैं, वो बसेस बहुत अच्छी हैं। और हुआ ये कि जब ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही होगी, जब आपकी मेट्रो बस चल रही होगी, उसके साथ अगर आपको मुतबादिल के तौर पे वैगन जिसके अंदर 15 से 20 लोग बैठते हैं, चिंची रिक्शा जिसके अंदर 6 से 7 लोग बैठते हैं, या रिक्शा जिसके अंदर 2 से 3 लोग बैठते हैं, ये सवारियां आपको अवेलेबल होंगी। तो आप वेट नहीं करेंगे कि आप इतनी सीढ़ियां चढ़ के जाएं, ऊपर जाके टिकट खरीदें, उसके बाद आप लाइन में लग के जो है वो उस बस के अंदर या ट्रेन के अंदर सफर करें। और इसी वजह से ये चीजें ये जो जिस तबके के लिए ये चीजें बनाई गई हैं उनको तो वैसे ही आदत हो गई है कि वो ख्वारी बर्दाश्त कर भी लेते हैं, लेकिन अगर उनकी सहूलत के लिए इन चीजों को बनाया गया था तो उसको यूटिलाइज करवाना चाहिए था। और अब आप देखिए कि सूरत हाल ये है कि अब जब इन रूट्स के ऊपर जब आपको वैगन भी चल रही होगी, वहाँ पे आपके पास रिक्शा भी चल रहा होगा, चिंची रिक्शा भी चल रहा होगा, या दीगर जो छोटी मोटी बसेस हैं वो भी अगर वहाँ पे चल रही होंगी, तो लोग इस चीज़ के ऊपर सफ़र नहीं करेंगे। और यही वजह है कि आपने 2.5 लाख का इसके ऊपर जो है वो एस्टिमेट किया, उसके बाद हुआ क्या कि अब तक जो है वो 50-60 हज़ार के करीब लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको साबिक दौरे हुकूमत के अंदर जब मेट्रो बस बनाई गई थी तो उससे दूंगा कि जब मेट्रो ट्रैक बनाया गया तो उसके अंदर तमाम जो इतने इसके साथ एफिलेटेड रूट थे इसके जो वैगन्स को दिए गए थे
या दीगर बसेस को दिए गए थे वो खत्म कर दिए गए थे। खत्म करने से क्या हुआ, लोगों का रुझान इस बस की तरफ आया और इस बस के अंदर 1,10,000 के करीब डेली बेसिस के ऊपर लोग भरी होती थी बसेस। हम देखते थे जिस रूट से वो जारी होती थी वो बसेस भरी होती थी, लेकिन अब वो नजर नहीं आती है उस तरह। अब उसकी वजह ये है ना कि आप इन प्रोजेक्ट जो, क्योंकि ये साबिक दौरे हुकूमत में शायद लगाए गए थे, इस वजह से गवर्नमेंट जो है इसके खिलाफ जो है वो इस तरह की कर रही है कि पब्लिक के पैसों से, पब्लिक के पैसों से, ये साबिक गवर्नमेंट के पैसे नहीं थे, ये आपके पैसे थे, ये मेरे पैसे थे, ये आम आवाम के पैसे थे, पब्लिक के लिए बनाए गए थे और आप भी इसी पब्लिक की गवर्नमेंट हैं, आपने इन्हीं का सोचना है। तो मेरे ख्याल से आपके पास अच्छी ये मैं कहूंगी कि अच्छी ऑप्शन आ गई थी कि ऑलरेडी ये चीजें आपके पास मौजूद थी, आप इसको ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर लेते तो आवाम जो थी वो शायद आपका शुक्रिया अदा कर देती जहाँ पे रो रहे हैं। अब यही सूरत हाल है ना कि अब वहाँ पे अगर सफर नहीं होगा तो अब इस खबर के अंदर देखें कि इसमें 30 करोड़ की बिजली 4 माह के अंदर जो है वो ऑरिजिनल ट्रेन ने जो है वो खा ली और 18 करोड़ रुपया जो है उनको और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो दिन दूर नहीं मुझे लग रहा जब ये गवर्नमेंट कहेगी चूंकि बिजली ऑलरेडी महंगी है, बिल हमें इतना पे करना पड़ रहा है, मुसाफिर आ नहीं रहे हैं तो हम इसको बंद कर रहे हैं। यही चीज है ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ, उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जब ये प्रोजेक्ट जो है अभी आप देखें कि इस गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को 2.5 साल जो है वो बनने ही नहीं दिया। पहले तो 80% से 90% के करीब जो इसका काम मुकम्मल हो चुका था साबिक गवर्नमेंट के अंदर, और 10% जो है इस गवर्नमेंट ने उसको 2-2.5 साल लटका के रखा कि उसको जानबूझ के नहीं बनाया गया कि शायद इससे जो है वो साबिक गवर्नमेंट को फायदा पहुंचेगा, लोग उसकी तारीफ करेंगे कि बड़ा अच्छा एक स्टैंडर्ड का आपको जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको दे दी गई। और अब अगर ये बन गया तो इसके बाद ये सारी चीजें की जा रही हैं कि सारी ये कामयाब ना हो सके। इस बनने के बाद भी हमने देखा इरफान के जब इसकी लॉन्च हुई थी तो उसमें भी हमने देखा गवर्नमेंट बिल्कुल अलग थी, ऑपोजिशन जो थी वो अलग थी, अपनी तारीफ कर रही थी और अपनी तख्तियां लगा रही थी। मशीरों के और इस हुकूमत के अगर बयानात देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि वो ये शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से जो है वो खसारा ही खसारा है, इस प्रोजेक्ट का कोई फायदा नहीं है, और ये सारी चीजें कहा जा रही थी। देखिए पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाती है या गवर्नमेंट आपको कोई भी फैसिलिटी, गैस बिजली की सारी फैसिलिटीज देती है, तो इसमें आपको सब्सिडाइज किया जाता है। सब्सिडाइज इस वजह से किया जाता है कि आपसे टैक्स के पैसे लेती है गवर्नमेंट, वो उसका रिलीफ आपको इन सब्सिडीज की सूरत में दिया जाता है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है टैक्स भी वहां पे ले रही है, चीजें भी महंगी कर रही है और आपको सहूलियात भी नहीं दे रही। और ये चीज जो है वो अलार्मिंग है कि आप पब्लिक का पैसा लेकर उस पैसे को जाया कर रहे हैं इस तरह कि उसमें आप उसको जो उसका जो पर्पस था वो पर्पस ही आप उसका फ्लॉप करते जा रहे हैं, और ये चीज़ें वहीं उसी की तरफ आपको लेके जाई जा रही हैं कि आपको ये बताया जा रहा है कि 30 करोड़ रुपया 4 माह के अंदर बिजली खा गई, वहाँ पे सवारी नहीं बैठ सकती। तो ये अनकरीब आप देखिएगा कि जिस तरह आपने बात बिल्कुल ठीक की कि ये गवर्नमेंट जो है इसको ये प्लान करेगी कि नहीं जी ये बहुत महंगा जा रहा था तो हम इसको बंद कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप इसको बंद करेंगे तो ये भी एक बड़ी खौफनाक चीज होगी, क्योंकि ये सारे पैसे आपने कर्ज उठाकर जो है उसको आपने बनाया है। ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा कर्जे में हैं तो आप उसको कैसे खत्म करेंगे? इसको तो होना ये चाहिए था कि आप इसमें जो इसको बहुत ज्यादा आप इसको प्रमोट करते, बहुत ज्यादा इसको फैसिलिटेट करते। जो छोटे छोटे वैगन्स हैं ये आए रोज हादसे में हम देखें तो यही होते हैं, तो आपको ट्रैफिक के लिए पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी और इनको वैसे ही खत्म करके उनको इन चीजों में नौकरियां देनी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग क्यों पसंद करते हैं, वो यही वजह होती है कि आपको एक अच्छी साफ सुथरी और मुनासिब कीमत के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही होती है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि शहर के अंदर डे बाय डे जो है वो ट्रैफिक जो बढ़ती जा रही है, वो क्यों बढ़ रही है? वो इस वजह से बढ़ रही है कि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात अच्छी नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं है आपके पास ट्रैफिक कंट्रोल के, बिल्कुल अगर आपके पास अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी हो तो उसके बाद लोगों को क्या जरूरत है कि आप अपनी गाड़ियां निकाल के, हर घर के अंदर 3-3 4-4 गाड़ियां हैं, वो लोग क्यों लेकर निकले? मोटरसाइकिल के ऊपर लोग क्यों सफर करें जब उनको पता हो कि हमारे पास, अब आपने मोटरसाइकिल की कीमत अगर बात की तो आपने जो 70 मोटरसाइकिल है वो उसकी कीमत जो है वो इस वक्त 90,000 के करीब है, 1 to 5 जो है वो 1,50,000 के करीब चला गया। जब इस तरह की चीजें होंगी तो वो इसी वजह से बढ़ रही हैं कि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोग इधर जा रहे हैं, रुझान बढ़ रहा है लोगों का, और इसी वजह से शहर की ट्रैफिक जो है वो भी खासी जो है वो तबाह होती जा रही है, और उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने की परेशानियां ही परेशानियां हैं। अब देखते हैं कि 30 रुपये जो किराया करने का फैसला किया है उससे आपका जो एम है वो पूरा होता है और मुसाफिर वापस ऑरेंज ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं या नहीं है।
बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि रेलवे की निजकारी की तैयारियां कर ली गई हैं और जो माल गाड़ियां हैं उनको प्राइवेटाइज करने का फैसला कर लिया गया है। सब कुछ बेच डालो, बिल्कुल OLX पे बेच दो। वो हम ऐड सुनते होते हैं बेचते और ये हालत यहाँ पे यही लग रही है कि नौकरियां हमने देनी नहीं, 1.5 करोड़ जो है वो नौकरियां। यहाँ पे वो बड़े बड़े दावे याद कराऊं, रेलवे को हम बना देंगे जो दूसरे ममालिक की रेलवे की तरह। कहाँ गए वो दावे? वो तो खुद तो वज़ीर दाखिला बन गए हैं, सॉरी टू से, लेकिन अब जो दूसरे भी वज़ीर रेलवे आए हैं, आजम सवाती साहब, क्या कर रहे हैं? वो देखे ना, क्या कर रहे हैं? वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं कि यार कितना अच्छा काम है। हमसे कुछ भी नहीं हो रहा, हमसे ले लो चीजें और खुद शायद जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो शायद कुछ अच्छा कर दें। बस आप देखें कि लाहौर में पहले भी आप, बल्कि पाकिस्तान के अंदर पहले भी आप देख रहे हैं कि कुछ रेलवे की बोगियां प्राइवेटाइज की गई और जो बोगियों से जो इनकम आ रही थी वो भी कोई इतनी नहीं थी कि आप उससे कहें कि रेलवे के हालात हमने बेहतर कर दिए। रेलवे के हालात, मुलाजमीन तो बेचारे अभी भी रो रहे हैं। मुलाजमीन को छोड़े, जो उसमें सफ़र करने वाले हैं वो उनकी हालत देखें कि इतना एक आपने इसको, हम अगर कई हमारे ऑफिस के अंदर भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो डेली बेसिस के ऊपर ट्रेन का सफ़र करते हैं, लाहौर से शेखपुरा के लिए वो जाते थे। हमारा रेलवे स्टेशन इतना उसके हालात इतने बुरे हो गए हैं, आए दिन हम रिपोर्ट चलाते रहते हैं। वहाँ पे जो इंतजामात हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, ना वॉशरूम्स उनके एक्टिव हैं, कुछ भी चीज़ें एक्टिव नहीं है और लंबी लंबी लाइन्स लगी होती हैं और वो टिकट्स लेने के लिए जो लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं वो बंद कर देते हैं उस केबिन को और कहते हैं कि जी आज अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, और ये सूरत हाल आपको पूरे पाकिस्तान में नज़र आती है, सिर्फ लाहौर का स्टेशन नहीं है, पूरे पाकिस्तान में रेलवे के यही हालात कर दिए गए हैं कि सफाई की, जैसे आपने बात की तो सफाई तो आप छोड़ देना, ये तो शायद इनका टॉपिक ही नहीं है कि लाहौर गंदा हो गया, रेलवे स्टेशन गंदे हो गए, तो इन चीज़ों से इनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो आप बात छोड़ दें, सफाई का ख्याल नहीं रख रहे हैं, फिर आप कोरोना को रोते हैं। कोरोना तो वो अभी करते हैं, आप तो वो सारी लगता है कोरोना डर गया उनसे कि ये लोग तो है गंदे। देखिए उन्होंने सारी जो अपनी नाकामियां हैं वो अब कोरोना पे डालते जा रहे हैं कि इसकी वजह से हमारी माली हालात। पिछले साल आ गया था, हमने पिछले साल ही सब कुछ ठीक कर देना था लेकिन कोरोना आ गया। और अभी देखें ना, दूसरी लहर और ज्यादा खतरनाक आ गई है, तो हम नहीं अभी कर सकते। अब नहीं कर सकते, अब हम यही करेंगे कि हम, हमारे पास जो चीजें हैं हम वो बेची जाएंगे। अब हम पहले हमने पार्क्स बेचे थे, फिर हमने प्लान किया कि हमने एयरपोर्ट जो है वो ठेके पे दे देने हैं। बिल्कुल, मैं यही अभी हम ब्रेक में मैं इरफान से बात कर रही थी जब हम ये खबर पढ़ रहे थे कि अभी तो शुक्र है कि जो हमारे एयरपोर्ट्स को बेचने का फैसला या उनको कर्जे देने का फैसला किया था वो वापस ले लिया है, और वरना हमारे पास वो भी नहीं रहना था। बिल्कुल, और उसकी वजह तो ये थी सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया के ऊपर जो लोगों ने इसके ऊपर काफी जो बातें की, तो उसके बाद ये फैसले जो है वापस सोशल मीडिया को भी रेगुलराइज करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, वो सारा कुछ इसी तरह किया जाएगा। और आपने जो है वो मीडिया की आज़ादी की हम जैसे बातें सुनते थे कि जब ये गवर्नमेंट कंटेनर पे थी तो उस वक्त देखे ना कि उस वक्त कहा जाता था कि मीडिया को आज़ाद करेंगे तो आप ये जमहूरियत का असल चेहरा तो ये होता है। तो यही सूरत हाल आज़ाद ही कर दिया है, आज़ाद ही कर दिया है कि आज़ाद हैं आप। और यहाँ पे अब जो है वो गाड़ियाँ बेची जा रही हैं, लोगों को जो जबरी रिटायर्ड किया जाएगा। आप ये हालात देखें कि आपने कहा था कि हमने नौकरियां देनी हैं, आप लोगों से नौकरियां छीन रहे हैं। आपने कहा था कि हम अपनी इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे, आपने इंडस्ट्री तबाह कर दी। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हम कहें मेरे ख्याल से हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे विफाकी वज़ीर या वज़ीर आज़म कह देना उसका ऑपोजिट हो रहा है। तो अब तो हमारा वैसे भी दिमाग ना, हम मेंटली तौर पे रेडी हो गए हैं कि जो बात की जा रही है इसके ऑपोजिट होना है। बिल्कुल, और लेकिन और इसमें एक और चीज़ आप देखिएगा कि जो लोग इनको अगर क्रिटिसाइज करेंगे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए जाएंगे। जो लोग देखते हैं, बिल्कुल, जो लोग कहें कि नहीं बहुत अच्छा कर दिया, बहुत, अब हम इस पे कहें कि रेलवे की निजकारी जो बड़ा अच्छा इक़दाम है। मीडिया के अगेंस्ट भी क्यों हुए हैं? क्योंकि मीडिया जो है वो सच बता रहा है, हक़ाइक़ अगर जो सामने रख रहा है, यही बात तो है। वो उनको यही मीडिया जब इनको कंटेनर के ऊपर 3-3 घंटे लाइव दिखा रहा होता था तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, और ज्यादा फैसिलिटेट करना था इन्होंने जब गवर्नमेंट। खैर, ये बातें जो है वो हमारी खत्म नहीं हो सकती हैं क्योंकि इतनी ज्यादा ये हमारी गवर्नमेंट जो है हमें पॉइंट्स दे रही है कि ये भी देखो, इस पे भी बात करो, ये देखो, इस पे भी तनकीद करो। हमारे पास बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, आपने घबराना नहीं है। हमारे पास टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छी हमने टॉप स्टोरीज पे डिस्कशन की है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती का दिन होता है और हर पाकिस्तानी जो है वो उनको इस बात का यकीन दिलाता है कि हम उनके दुख दर्द में उनके बराबर के शरीक हैं। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इसी हवाले से बात करने के लिए मुहक्किक तारीखदान डॉक्टर ताहिर कामरान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 फरवरी को हम 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर के हवाले से हम मनाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी हिस्ट्री बताइएगा कि कश्मीर पर कब भारतीय जो फ़ौज है वो काबिज़ हुई थी और क्या सिचुएशन बनी थी ऐसी? असल में बदकिस्मती से कश्मीर की जो तारीख़ है वो बहुत ही खून आशाम है। उसमें बहुत ज़्यादा फ़ातिहीन आए, उन्होंने लोगों के ऊपर जुल्म किया और कश्मीर चूँकि एक कॉम्पोजिट कल्चर की अलामत है, लेकिन उसके ऊपर जो सियासी और अस्करी तौर पे जो अकूबत आती रही, उसने कश्मीर जितना वो पिक्टोरियली खूबसूरत है उसकी हिस्ट्री उतनी ही चेकर्ड है, उतनी ही उसमें खून आशामी है। तो ये महाराजा हरी सिंह डोगरा जो आखिरी महाराजा था कश्मीर का, उसमें और वो ये महाराजा जो हैं ये शुरू ही से मुसलमानों के हवाले से इनको तशवीश रहती थी और मुसलमानों के ऊपर जबर इस्तबदाद रहता था। सो 1945 में एक छोटी मोटी कोई बगावत इसके ख़िलाफ़ हुई तो उसने उसको बजाय इसके कि सियासी अंदाज में उसको हल करता, उसने इर्द गिर्द के राजबाड़ों से फ़ौज मंगवा के, तो एक अंदाजे के मुताबिक, और वो अरुंधति रॉय का कहना ये है कि 2 लाख मुसलमानों को तहत कर दिया, जिनका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है वो ज़िला पूंछ से था। तो ये फिर उसके बाद मुसलमानों, ये पाकिस्तान में जो मुसलमान थे उनके अंदर ये एक तशवीश की लहर दौड़ी और ये जो पाकिस्तान की तरफ से कुछ कबायलियों ने हमला किया उसकी वजह यही बना। और उससे फिर ये बहाना मिला इंडियन गवर्नमेंट को, उसने फ़ौज उतारी और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया गया महाराजा हरी सिंह से, और उसमें वीपी मेनन का बहुत ही अहम किरदार था और वो ज़बरदस्ती करवाया गया। अब बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जी वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ ही नहीं, सिर्फ इंडिया ने उसको हाइपर रियलिज़म के ज़रिए से लोगों को बावर करवा दिया कि नहीं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन हुआ था। लेकिन ये है कि अगर वो हुआ भी था तो वो महाराजा जो हरी सिंह है उसने अगर किया तो इसका कोई तुक नहीं बनता था, क्योंकि वहाँ पे इस्तिसाब राय होना चाहिए था। वहाँ का राजा हिंदू था जबकि अक्सरियत जो है 80% से ज़्यादा वो मुसलमानों की थी, और जो पार्टीशन प्लान था उसमें यही था कि जो इलाके जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा होंगे वो पाकिस्तान के साथ जाएगा, और जिस इलाके में हिंदुओं की अक्सरियत होगी वो हिंदुस्तान के साथ या इंडिया के साथ उनका इल्हाक होगा। सो ये पार्टीशन प्लान जो, या माउंट बैटन प्लान उसको भी कहा जाता है, ये उसकी बिल्कुल ही ट्रांसग्रेशन थी, उसकी खिलाफ वर्जी थी और बहुत ही ब्लैटेंट किस्म की ट्रांसग्रेशन थी। तो और ये जो 5 फरवरी की बात है, मैं यही पूछने लगी थी कि 5 फरवरी को जो पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं वो योम यकजहती कश्मीर मनाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि जमात इस्लामी की जानिब से मुतालबा किया गया था कि एक दिन ऐसा होना चाहिए, तो इसकी भी मैं जब फौज उतारी गई यहाँ पे हिंदुस्तान की और यहाँ पे एक जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को जो है वो ज़बरदस्ती साइन करवाया गया, तो वो डेट जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो पाकिस्तान की तारीख़ में उसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। और कश्मीर के हवाले से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कश्मीरियों के जो थोड़े बहुत हकूक़ पहले थे वो ये 370 जो क्लॉज है उसकी रिवोकेशन के बाद या उसको रिवोक करने के बाद वो बिल्कुल ही वो हकूक़ जो हैं सल्ब कर लिए गए। तो
सर जैसे कि हमने जाना कि 2019 के बाद वहाँ पे मुकम्मल लॉकडाउन इसी हवाले से लगा दिया गया है, वहाँ पे इंटरनेट सर्विस मअतल है, वहाँ पे किसी को किसी भी किस्म की कोई सहूलत मुयसर नहीं है। और जैसे कि आप ही बात कर रहे थे कि 370 जो थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान या गवर्नमेंट जो अक़वाम मुत्तहिदा में बार बार इस हवाले से आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है, क्या इतना काफ़ी है? ये इतना काफ़ी तो नहीं है। इस हवाले से पाकिस्तान को सफारती कोशिशें अपनी ज़्यादा तेज़ करनी होंगी, और ख़ास तौर पे जो डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं उनको ज़्यादा मौसर अंदाज में काम में लाना होगा। ख़ास तौर पे ये बड़े ही अफसोस की बात है, और मुझे पर्सनली भी इस बात का बड़ा रंज पहुंचा जब OIC और सऊदी अरेबिया और UAE वगैरह ने बिल्कुल कश्मीरियों के बारे में कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। तो इसमें ऑल्टरनेटिव चैनल्स के अलावा कोई और चारा है नहीं। कि ये बड़ी अच्छी बात है कि टर्की, मलेशिया और चाइना जो है हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन ये बड़े ही मौसर अंदाज में और बड़े ही एक आलमाना अंदाज में और मीडिया के ज़रिए से जो है एक जर्नलिस्टिक हवाले से इसके ऊपर यकज़बान होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। ठीक है, अब यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं सर, इस हवाले से हम मज़ीद भी आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। ब्रेक का टाइम है, लेकिन ब्रेक के बाद खुशामदीद। और बात करें हम 5 फरवरी के हवाले से, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से डॉक्टर ताहिर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, आपसे ये पूछना चाहूँगी, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, क्या ये लफ्ज़ी गोलाबारी है, उससे क्या कश्मीरियों को आज़ादी मिल सकेगी? जंग से तो कभी भी आज़ादी नहीं मिलने वाली है। जो कुछ हाल इस वक्त कश्मीरियों का भारत के हाथों हो रहा है, और उस पर जिस तरह की क्रिमिनल खामोशी हमने इख्तियार की हुई है, फॉरेन ऑफिस में कोई एक्टिविटी उस हवाले से नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तकरीर कर दी, फिर उसके बाद एक दफ़ा उन्होंने और तकरीर कर दी। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हिंदुस्तान जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है वहाँ, उससे लफ्ज़ों से जान छुड़ाई जा सकती है। सिर्फ तकरीरों से कुछ होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकली जब तक कश्मीरियों की मदद नहीं की जाएगी, ये अब हमें छोड़ देना चाहिए ये रवैया, ये अपोलोजेटिक जो एटीट्यूड है हमारा कि जी हम तो उनकी अखलाकी और सियासी मदद करते हैं। हमें ऐलान करना चाहिए कि हम उनकी हर तरह की मदद करेंगे, और अमेरिका और भारत को खुश करने के लिए जो कश्मीरी क़यादत हमने यहाँ गिरफ्तार की हुई है उसको फौरी तौर पर हमें छोड़ना चाहिए। वो जंगजू जो मुजाहिदीन के नाम से जाने जाते थे, ये वही आज़ादी दिलाएंगे, उसी के पीछे। ठीक है सलीम बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि जो अमन की बातें करते हैं जो आलमी बरादरी है, क्या कश्मीरियों के हवाले से जो उनका रिएक्शन है या उन पे मजालिम पर, वो क्यों खामोश हैं, आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की जाती है? ये आलमी ज़मीर जो है ना, ये तो बेगैरती की नींद बड़े अरसे से सोया हुआ है। किसी छोटे से छोटे अफ्रीकी मुल्क में कोई हल्की फुल्की उछाड़ पछाड़ हो जाए तो उनके पेट में मरोड़ उठने लगते हैं। वहाँ फौरी तौर पे जो यूनाइटेड नेशन की मिशन फोर्स है वो पहुँच जाती है। वहाँ सारी दुनिया जो है वो चिल्लाना शुरू कर देती है, सैंक्शंस लग जाती हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन कश्मीर के मामले में जहाँ पर एक कसीर तादाद कश्मीरियों की जो है पिछले 1.5 साल से कर्फ्यू ज़्यादा सूरत हाल में रखी हुई है, उसके ऊपर कोई आलमी ज़मीर नहीं बोलता, ना उनकी गैरत जागती है। मेरे ख्याल से इस वक्त ज़रूर यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है इसके ऊपर एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करे, जो दुनिया के हर कैपिटल में जाके इन मसलूम कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करें। हाथ पर हाथ धरे रखने का नुकसान जो हुआ है वो ये कि कश्मीर भारत ऑलमोस्ट हड़प कर चुका है, और हम बैठे सिर्फ देख रहे हैं। हमारे सिर्फ लफ्ज़ों से, ताज़ियत कर देने से, अफसोस कर देने से या नारे लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। आलमी ज़मीर भी तभी जागेगा। सही है। जब तो हम सलीम बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि जो भारत है, क्या वो अपनी बातों से, करारदादों से, यहाँ पर अमन रैलियों से कश्मीर को आज़ाद कर सकता है? बातें ही हैं उसकी, कोई सवाल नहीं पैदा होता। 70 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है इस मसले को। यूनाइटेड नेशन में 2 रेजोल्यूशंस पेंडिंग पड़ी हैं। हर रेजोल्यूशन के ऊपर यूनाइटेड नेशन की अमन फोर्स, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल और प्रेसिडेंट जो हैं वो एक्ट करते हैं। लेकिन कश्मीर के मामले में क्यों उनको सांप सूंघ जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आती। सिर्फ हमारे बयानात दे देने से या हमारे ताज़ियती पैगामात देने से कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से आलमी ज़मीर भी तभी जागेगा जब हम अपना एक्ट टुगेदर करेंगे और दुनिया भर में निकलेंगे कश्मीरियों की कॉज को उजागर करने के लिए और उनकी आज़ादी की जद्दोजहद में प्रैक्टिकली शरीक होने से। ठीक है सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।
डॉक्टर सर आपके जानिब बढ़ूंगी, और जैसे कि हमारे तज़कियाकार ने भी कहा कि खाली बयानात से इस मसले का हल मुमकिन नहीं है। आपसे भी वही पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो पर्पस होना चाहिए या जो हम अक़वाम मुत्तहिदा में या आलमी बरादरी के सामने हम इशू उठाते हैं, उनका जो रिएक्शन है या उनका कश्मीरियों के लिए आगे से जो भी वो इंतज़ाम कर रहे हैं, इंतज़ाम अभी तक तो नहीं होने किए, लेकिन वो खामोश क्यों है? शायद इसी वजह से कि भारत जो है वो पुरअमन रैलियाँ दिखा देता है और अपने मुआहदे दिखा देता है कि हम कश्मीरियों के लिए बहुत अच्छे हैं, ये हमें ही देना चाहिए। देखें, एक पाकिस्तान के हवाले से बदकिस्मती की बात है कि 1980 के बाद से एक जो टैग लग गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है, उस वजह से पाकिस्तान की इमेज को और पाकिस्तान की का जो एक इमेज ही कहिए उसको बहुत ही नुकसान पहुंचा, और इस वजह से पाकिस्तान की बात को सफारती सतह के ऊपर कभी भी कोई संजीदा नहीं लिया गया, और उसका नुकसान कश्मीर कॉज को भी पहुंचा। तो कश्मीर कॉज के लिए ये बिल्कुल बुखारी साहब ने सही बात की कि सफारती महाज के ऊपर हमें ज़्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए। दूसरा ये है कि हर सतह के ऊपर जो अगर आप कहेंगे कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, तो हर सतह के ऊपर मदद जब हम करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो जो हमारे ऊपर टेररिस्ट स्टेट होने का जो एक धब्बा था या एक स्लर था, वो और ज़्यादा गहरा हो गया। सो हमें उनकी बहुत ज़्यादा उनके हक़ में आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन बहुत ही प्रिकॉशन के साथ। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो थोड़ी सी थ्योरेटिकल उसका एस्पेक्ट है और वो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि इंडिया ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया है। अब पहले 370 था तो हम कुछ थोड़ा बहुत लेवरेज उसको दे देते थे इंडिया को, लेकिन अब बाकायदा वो कब्जा के इसकी अंडरपिनिंग क्या है, हाउ कैन वी सब्सटेंशिएट दिस पॉइंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बात समझने की कि मेनलैंड इंडिया में आप मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं और सारा कुछ, और एक वो रियासत जहाँ पे कि मुसलमानों की अक्सरियत है उसको एसिमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये एक तजाद है बहुत ही बड़ा, और अब तो बल्कि बहुत से वहाँ के मुहक्किक कह रहे हैं कि जो कुछ कश्मीर के साथ हिंदुस्तान कर रहा है, ये हिंदुस्तान के लिए अपने लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि कश्मीरी फतह इस फतह से जान नहीं छुड़ा सकेंगे, लेकिन इंडिया अपने आप को कंज्यूम कर रहा है, वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल करें, अपने आप को कंज्यूम कर रहा है। ये बहुत ही मशहूर एक थ्योरी है एक अमेरिकन प्रोफेसर की कि जब आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं तो वहाँ से आपके जवाल का आगाज़ होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये 2019 के बाद से वो नज़र आ रहा है, क्योंकि जितना इमेज ख़राब हुआ है 2019 के बाद भारत का पूरी दुनिया में, मेरे लिए ख्याल से उससे पहले इस तरह का और कश्मीर का इशू भी 2019 के इस इक़दाम के बाद ही हाईलाइट भी लोगों में होना शुरू हुआ है। सोशल मीडिया पे इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हुई है, और कश्मीरियों के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि हमने देखा कि सोशल मीडिया पे एटलीस्ट चले सोशल मीडिया पे ही बात अब होना शुरू हुई है। और दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें आजकल के जो मारूजी हालात हैं कश्मीर के, वो बिल्कुल याद दिलाता है जैसा कि जोसेफ स्टालिन का दौर था यूएसएसआर में, या एडोल्फ हिटलर का दौर था नाज़ी जर्मनी में, या बेनितो मुसोलिनी का दौर था इटली में, कि भाई भाई से डरता है। इसी तरह से क्लासमेट से डरता है कि कहीं ये एजेंसीज का आदमी तो नहीं है। वहाँ पे फौज है, वहाँ पे रॉ है, वहाँ पे उनकी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, वहाँ पे हर तरह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो वहाँ जो फिर से मैं ये अरुंधति रॉय की बात करूँगा कि उसका कहना ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लैश पॉइंट है तशद्दुद के हवाले से, वो इस वक्त कश्मीर है। बिल्कुल ऐसे। और देखिए अरुंधति रॉय की आपने बात की है, भारत के अंदर से ही कश्मीर के हवाले से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, व्हिच इज गुड। ये बहुत अच्छी बात है कि अब जितनी भी भारतीय आवाम थी 2019 के बाद, उन्होंने कश्मीर के हक में रैलियां वहां पे भी निकालना शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसी बात है। और उनके जो मुस्तनद जो मौरख हैं या स्कॉलर्स हैं, रामाचंद्र गुहा एक नाम है, तो वो सब जो है इस तरह के कश्मीर, ये जो कश्मीर के ऊपर जिस तरह से ये कब्जा किया हुआ है,
उसके ऊपर वो उसके बड़े नाकदीन हैं वो। बिल्कुल। और सर हमने देखा कि इस कश्मीर के इशू के हवाले से जो भारत ने, जो मोदी सरकार है, उसने जो मुसलमानों के खिलाफ इंडिया के अंदर ही जो मुहिम स्टार्ट कर दी थी, मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो चुका है और अभी तक ये सब कुछ हो रहा है। इस वजह से भी जो भारत का इमेज है, इंडिया के इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बहुत नुकसान पहुंचा है। और उसमें एक और बात जो सलीम बुखारी साहब जो बात कर रहे थे, उसमें हम लोगों के साथ एक जो बहुत बड़ी बदकिस्मती थी वो ये थी कि सारी दुनिया में जो बहुत इम्पोर्टेंट जो लीडरशिप जो आई, मसलन डोनाल्ड ट्रंप आया, या इधर बरतानिया का वज़ीर आज़म था, या इवन फ्रांस और इटली के जो भी वज़ीर आज़म थे या सदूर थे, वो सभी राइट विंग, एकदम ये हुआ कि राइट विंग जो सियासतदान हैं वो बरसरे इक़्तिदार आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और उनकी जो मसलन डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी का जो आपस का जो एक लव अफेयर है, जो ह्यूस्टन में जिस तरह से वो हाथ में हाथ डाल के पूरी दुनिया ने देखा। हाँ देखा, तो ये चीज़ ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी गई, ऑफ कोर्स गई। और इसने पाकिस्तान के लिए जो चैलेंज है उसको ज़्यादा गंभीर कर दिया, मुश्किल कर दिया, क्योंकि इतने सारे राइट विंग। और फिर ये है कि इंडिया जिस तरह से अपने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो है हमारे उसको साथ लाइन पे मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज गवर्नर हाउस में तकरीब का इनेकाद भी किया गया और हमने आपका खिताब भी सुना है। योम यकजहती कश्मीर के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी आवाम को, कश्मीरी आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं इस मुश्किल वक्त में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और जो आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। आज हमारा ज़ाहिर यकजहती था और उनको ये मैसेज देना था कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम और दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी और ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन और पीस लविंग पीपल जो इंसानी हकूक पे बिलीव करते हैं, वो उनके शाना बशाना खड़े हैं। और इंशाअल्लाह हम आज़ादी की इस जद्दोजहद में हम उनका पूरा साथ देंगे और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह कश्मीरियों की जो कुर्बानियां हैं वो रायगाह नहीं जाएंगी और कश्मीरी जो है अपनी आज़ादी की जद्दोजहद में इंशाअल्लाह कामयाब। ठीक है गवर्नर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि हुकूमत के हवाले से बताएगा कि कश्मीर के लिए, कश्मीर के मसले को उजागर करने के लिए हमने देखा कि आलमी सतह पर हमारे वज़ीर आज़म ने काफ़ी आवाज़ बुलंद की है, मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि अब मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा और आपको मालूम है कि बैनुल क़ौमी हर प्लेटफॉर्म पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कश्मीरियों का मुकदमा जो है लड़ा है। और अब भी आज हमने ये अहद किया है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जितने भी सफारत खाने हैं, हाई कमीशन ऑफिस हैं, इंशाअल्लाह, और जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी मैसेज दिया है कि हम। चौधरी मोहम्मद सरवर हमारे साथ मौजूद थे, यकीनन उनकी लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब आपके वक्त का। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब भी बात कर रहे थे कि जो वज़ीर आज़म है वो आलमी सतह पर इस मामले पर जो है वो आवाज़ बुलंद कर रही है। और आप भी जैसे सर बात कर रहे थे कि मैंने सलीम बुखारी साहब से भी पूछा था कि भारत जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि उसका इमेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो पुरअमन जो है वो कश्मीर के अंदर से फुटेजेस हमने देखी वो सोशल मीडिया पे वायरल करता है। तो आपको लगता है कि इस इक़दाम की वजह से भारत दुनिया को दोबारा से अपने उस इमेज को वापस लाने में कामयाब हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें कश्मीर का जो अब कश्मीर की जो हालत है उसमें तो देखें ना, कोई भी अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो कारकुनान हैं उनको उन्होंने नहीं जाने दिया। इसी तरह से अगर ह्यूमन राइट्स के कुछ एक्टिविस्ट उधर जाते हैं तो उनको भी नहीं जाने दे रहे। किसी मीडिया की कदगन है वो जो पहले मैंने बात की कि ये जोसेफ स्टालिन के दौर की यादगार बन गया है कश्मीर। और इसमें प्रॉब्लम वही है कि सियासी और मुआशी हवाले से जो हिंदुस्तान का एक इमेज है कि एक बहुत बड़ी मंडी है, उसका बहुत उसकी अफरादी कुव्वत बहुत ज़्यादा है, वो अब 5वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की।
तो गो के नरेंद्र मोदी गलतियों के ऊपर गलतियां करता चला आ रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत हद तक ऐसा चलेगा कि किसानों के हवाले से देख लें, फिर पुलवामा को जिस तरह से ऑर्केस्ट्रेट किया, वो जो अर्नब गोस्वामी का सारा स्कैंडल अब तो सामने आ गया, और कोई उनको पता नहीं, डीमोनेटाइजेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से है और वो बुखलाहट का शिकार बुखलाहट का, और ये सिर्फ वो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, जालिम चीफ मिनिस्टर के तौर पे तो ठीक था, लेकिन वजीर आजम की कुर्सी पे बैठने के काबिल ये शख्स बिल्कुल नहीं है। और हम कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं, मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, और प्रोग्राम के शुरुआत में ही हमने बात की थी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा टची होता है, और बींगा पाकिस्तानी, और चूँकि कश्मीरी बहन भाई बिल्कुल हमारे साथ यकजान हैं, तो उनका दुख जो है उसको सुनकर या उनकी तकलीफ़ों को देख के हर कोई इमोशनल हो जाता है। डॉक्टर ताहिर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताएगा कि ये सवाल वैसे पूछे नहीं जाता, और हमने देखा हमारे तालीमी इदारों में ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि क्या यूनिवर्सिटीज़ में या तालीमी इदारों में जो भारत के इंटरनल मामलात हैं, जो वो कश्मीर के हवाले से कर रहे हैं, आसाम के हवाले से कर रहे हैं, लद्दाख के जो भी हमने हालात देखे हैं, तो क्या हाईलाइट किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से? अनफॉर्चुनेटली बहुत कम किया जाता है। मेरे ख्याल से वो जो सोशल मीडिया पे या टीवी पे जो देख रहे होते हैं स्टूडेंट्स को बस उतना ही पता होता है, और उसमें खास तौर पे एकेडमिक इनपुट बिल्कुल नहीं होती। और सिर्फ सेंटर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ जो है कई सिर्फ चंद एक यूनिवर्सिटीज़ में हैं, एक पंजाब यूनिवर्सिटी में है, बाकी जगहों के ऊपर वो बातें होती हैं, लेकिन आगे कोई नहीं। आपके शोबा सियासत के हवाले से बस तकरीब का इनेकार किया जाता है, एक आधी तकरीर हो जाती है, और कोई अच्छा बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कोई मकाला लिखा गया हो, कोई मतलब ये है कि हिंदुस्तान के जो अंदरूनी जो मसाइल हैं और तज़ादात हैं, उनको उजागर हमारे एकेडमिक्स नहीं कर पाते, जबकि पाकिस्तान के ऊपर हर तीसरी किताब जो है वो हिंदुस्तानी की लिखी हुई है। मैं यही पूछना चाहती। अच्छा डॉक्टर सर ये बताएगा, जो जितने भी इंटरनेशनल, जितनी भी पूरी दुनिया में दफ्तर खारजा होते हैं, उनका स्कॉलर्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, वो उस मामले पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे उस चीज़ का फुकदान है। यहाँ पे बहुत फुकदान है, क्योंकि बरतानिया में चूँकि मुझे रहने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे हमारे जो अंग्रेज़ दोस्त थे वो वहाँ के फॉरेन ऑफिस में जाते थे, और होम ऑफिस में भी, और वहाँ पे जाके अगर उनके वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आना है या पाकिस्तानी डेलीगेशन उधर आया होता था, तो वो उनसे ब्रीफिंग लेते थे। एक डरहम में पाकिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मेरे साथ ही जो लोग बैठे हुए थे, तो मैंने ऐसे ही उनसे प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की, तो मुझे ये पता चला कि वो हाई कमिश्नर हैं, जिन्होंने हाई कमिश्नर होके आना है इधर। लेकिन यहाँ पे ये तौफीक पता नहीं क्यों नहीं होती। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के कनेक्शन की ज़रूरत है बिटवीन एकेडेमिया एंड योर पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स। इसी वजह से मेरे ख्याल से जो आलमी बरादरी जो खामोश है, या हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं वहाँ पे आवाज़ बुलंद करते हैं। नो डाउट हमारे वज़ीर आज़म ने जो कश्मीर का पॉइंट उठाया था, वो स्पीच बहुत मौसर था, बहुत मौसर थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बस वो वहीं तक रहे, और उसका फॉलो अप नहीं होता, और फॉलो अप जो है वो जर्नलिस्ट भी करते हैं, इंटेलिजेंशिया के लोग भी करते हैं, और उसमें एकेडमिक्स का, और ऐसे सेंटर्स जो हैं, मेरा ख्याल है कि साउथ एशियन अफेयर्स के ऊपर बेशतर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे सेंटर होने चाहिए जिनमें ये डिबेट मुसलसल होते रहनी चाहिए। और हिंदुस्तान की जो सियासत है, उनकी जो मईशत है, अभी जो उनका बजट आया है, उसके ऊपर मैंने किसी पाकिस्तानी का कोई कमेंट नहीं सुना, बल्कि अपने बजट के ऊपर भी किसी यूनिवर्सिटी में कोई डिबेट नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनमें एकेडेमिया को, एकेडमिक्स को बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को भी इस तरफ उन्हें इक़दाम करने चाहिए, और उन्हें परसुएट करना चाहिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और पॉलिसी मेकिंग और एकेडमिक एक्टिविटी जो है उसमें कन्वर्जेंस। ठीक है सर, क्योंकि अब टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है,
जाते जाते मैं बस आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान को मज़ीद क्या इक़दाम उठाने चाहिए कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आलमी सतह पर और पाकिस्तान के अंदर भी, ताकि अपने बच्चों को हम बता सकें और वो जज्बा जो चाहिए एक पाकिस्तानी आवाम में उसको उजागर किया जा सके? देखें, जब हम कहते हैं कि तालीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो तालीम की इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है या तालीम क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये एक सवाल बनता है और ये हर जगह के ऊपर इस सवाल को उठाया भी जाता है। उसमें आज़ादी का तस्वुर जो है, आप आज़ाद फील करते हैं, इल्म जो है आपको आज़ाद करता है। अच्छा, अब जो हिंदुस्तान में आज़ादी का जो नारा है वो कश्मीर के साथ मुंसलिक हो गया। कन्हैया कुमार उनका बहुत ही वो तालिब इल्मों का लीडर, उसने आज़ादी की जो बात की, वो आज़ादी की बात उसने कश्मीरियों से उठाई थी और उसने आके तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर इस आवाज़ को बुलंद किया था। इसी वजह से बीजेपी हुकूमत को बहुत ही दुखता है, वो भी चुभता है वो उसका चेहरा भी। बिल्कुल। तो ये जो आज़ादी का तस्वुर है, इसको उजागर करने की ज़रूरत है, इसको नौजवानों को बताने की ज़रूरत है कि ये आज़ादी जो है कितनी बड़ी नेमत है। और दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आज़ादी के साथ आपके ऊपर ज़िम्मेदारी भी है। आज़ादी बजाते खुद कोई चीज़ नहीं होती जब तक कि उसके साथ जिम्मेदारी की बात न की जाए, तो आज़ादी मुमकिन भी नहीं। सो आज़ादी जो है, कश्मीरियों की आज़ादी के हवाले से मैं ये चाहूँगा कि हम लोग आज़ादी के ऊपर फोकस करें और आज़ादी का जो ताल्लुक़ हम बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मज़हब से बना लेते हैं, उससे फिर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हमारी आवाज़ दब जाती है। आज़ादी इट्सल्फ एक ऐसी कदर है जिसको वैल्यू करना चाहिए और इसको थोड़ा सा मज़हब से, क्योंकि मगरबी जो अक़वाम हैं या यूनाइटेड नेशंस हैं, उनमें पिछले कुछ अरसे से मजहब का ताल्लुक जो है वो दहशत गर्दी के साथ जुड़ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, और तो इसी वजह से पाकिस्तान का इमेज जो है वो सॉइल हुआ है। अच्छा सर, जाते जाते कोई भी मैसेज इस दिन के हवाले से? हाँ, यही कि कश्मीर के बारे में जो है बहुत ही अफसोस की बात है कि ये जो ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका हमारे से बहुत ही गहरा ताल्लुक है, उनके बारे में हमें इल्म और उनके बारे में जो बुनियादी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बहुत ही थोड़ी मिकदार में हमें उसका पता होता है और हम उसके बारे में गहराई और गिराई के साथ सोचते भी नहीं हैं। तो हमारी नौजवान नस्ल को इस तरफ आना पड़ेगा। आज़ादी की कदर कीजिए और आज़ादी के साथ साथ जिम्मेदारी को भी निभाइए। आज़ादी की कदर करें और जैसे कि हमने पहले बात किया कि जिम्मेदारी के बगैर आज़ादी मुमकिन नहीं है। डॉक्टर ताहिर कामरान, मुहक्किक तारीखदान, हमारे साथ मौजूद थे। आपका सर बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और चूँकि यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हमने काफ़ी डिटेल आज बात की है, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे। अब कुछ सेगमेंट शामिल कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल्स के रेट के हवाले से कि मोबाइल के रेट्स क्या हैं हमारे पास। तो देख लेते हैं जनाब आज हमारे पास कौन कौन सी मोबाइल्स के ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले जनाब ओप्पो Reno 4 प्रो और इसकी कीमत बताते चले। इसकी कीमत है 84,999 और हमेशा से मैं कहती हूँ ये जो 999 का फिगर है ना, ये मुझे बहुत ही ज़रा कन्फ्यूजन लगता है। उसकी वजह ये है कि 1 रुपया बचा के क्या कर लेना है। लेकिन खैर जनाब, इसकी अगर मैं आपको बाकी डिटेल्स बताऊं तो इसकी मेमोरी टोटल है जनाब 256 GB, जो कि बहुत अच्छी है, और रैम इसकी जनाब 8 GB है। अगला मोबाइल देख लेते हैं। अगला मोबाइल है हमारे पास Oppo R17 Pro। इसकी कीमत है जनाब 79,999 रुपीज़, यानी कि 80,000 का ये मोबाइल है। इसकी रैम है 6 GB और इसकी मेमोरी है 128 यानी कि 128 GB। अगला मोबाइल जनाब हमारे पास है Oppo F11 Pro। इसकी कीमत है 54,999 यानी कि तकरीबन 55,001 रुपया कम। इसकी रैम भी 6 GB है और इसमें भी मेमोरी है 128 GB। और जनाब अगला मोबाइल है Oppo F17 Pro। इसकी कीमत है 51,999 यानी कि 52,000 रुपये का ये मोबाइल है। इसकी रैम 4 GB है और इसमें मेमोरी 128 GB है। अगला मोबाइल देख लेते हैं जनाब। अगला मोबाइल है Oppo A92 और इसकी प्राइस है 39,999
99 यानी कि 40,000 इसकी कीमत है। इसकी रैम है जनाब 3 GB और इसकी मेमोरी भी 128 GB है। तो जनाब ये तो थी हमारे पास मोबाइल्स, और मोबाइल के बाद आप देख लें कि आज के भाव की बात कर लेते हैं कि आज सब्जियों में कौन कौन से रेट शामिल हैं, कौन कौन सी सब्जी किस किस रेट में मुयस्सर है। और जनाब सब्जियों के रेट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो जान लेते हैं, हमारे रिपोर्टर फारान यामीन हमारे साथ सब्जी मंडी से मौजूद हैं। फारान, बताएगा इस वक्त कौन कौन सी सब्जी किस किस रेट में मौजूद है? जी बिल्कुल, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में उसकी कीमत में इस्तेकाम देखने में आया। 284 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ही आज भी मार्केट में फ़रोख्त किया जाएगा। आलू का सरकारी रेट 34 रुपये था, ऊपर मार्केट में ये 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। प्याज 33 रुपये की बजाय 40 रुपये। टमाटर की कीमत में 5 रुपये कमी देखने में आई है, तमाम ऊपर मार्केट में इसका रेट मुस्तहकम है और 50 से 60 के दरमियान आज ही भी फ़रोख्त होगा। इस तरह लहसुन देसी 270 रुपये की बजाय 320 रुपये। लहसुन चाइना की जो सरकारी रेट में कीमत है 190 है, तमाम ऊपर मार्केट में 250 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक थाईलैंड 260 है, तमाम ऊपर मार्केट में ये 280 से 300 के दरमियान में फ़रोख्त किया जा रहा है। खीरा 42 रुपये की बजाय 50 रुपये। करेले 197 रुपये। पालक 22 रुपये। मेथी 47 की बजाय 50 रुपये। बैंगन 47 की बजाय 50 रुपये। बंद गोभी 22 की बजाय 30 रुपये, जबकि फूल गोभी भी 22 रुपये सरकारी रेट है, लेकिन ये 30 रुपये ऊपर मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 93 रुपये सरकारी रेट है, ताम ऊपर मार्केट में 110 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च की कीमत में आज 5 रुपये कमी देखने में आई है, ताम ऊपर मार्केट में 190 से 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। लीमू की कीमत में 5 रुपये सरकारी रेट में इजाफा हुआ है, ताम ऊपर मार्केट में ये आज भी 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। भिंडी 227 रुपये। शलजम 22 रुपये। अरवी की कीमत में 10 रुपये इजाफा देखने में आया। 114 रुपये सरकारी रेट है, ताम ऊपर मार्केट में 120 से 130 के दरमियान में फ़रोख्त की जाएगी। मटर 47 रुपये। टिंडिया 32 रुपये। मूंगरे 93 रुपये सरकारी रेट है, ताम ऊपर मार्केट में 110 में फ़रोख्त किया जाएगा। मूली 25 रुपये। माड़ू 32 रुपये। साग 32 रुपये। गाजर 32 रुपये, जबकि जो गाजर चाइना है उसकी कीमत में 8 रुपये इजाफा देखने में आया। 78 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। हलवा कद्दू 57 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज ऊपर मार्केट और सरकारी रेट दोनों में। फारान, शुक्रिया आपका। और फारान जो है वो सब्जियों के हवाले से हमें बता रहे थे। नाज़रीन को मैं बताऊंगी कि गोश्त की कीमत ज़ेनिथ में कौन कौन सी है, तो बताते चलें जी। बीफ पर केजी ज़ेनिथ में 450 रुपये किलो में मिल रहा है, और बीफ मिन्स यानी कि बीफ के कीमे की बात करें तो वो 565 रुपये में है। अगर बात करें मटन के हवाले से, ज़ेनिथ में मटन पर केजी मिल रहा है जनाब 1150 रुपये में, और मटन का कीमा 1390 रुपये में मौजूद है। चिकन की बात कर लेते हैं जनाब। गवर्नमेंट रेट्स पे चिकन जिंदा मुर्गी जो है वो 196 रुपये में मौजूद है, और अगर मुर्गी का गोश्त अगर हम देखें तो वो 284 रुपये में मौजूद है। और जनाब फ़िश रेट्स की बात कर लेते हैं। रोहू फिश जो है वो 415 रुपये पर केजी में मौजूद है। तो जनाब अब बात कर लेते हैं हम अंडे किस कीमत में दस्तयाब हैं। तो जनाब एग रेट जो है वो रिटेल में 141 रुपये में दस्तयाब है, और एग रेट्स होलसेल की अगर बात करें तो वो 139 रुपये में दस्तयाब हैं। बात कर लेते हैं एग रेट्स की, जो कि अगर आप गोरमे से ले रहे हैं तो गोरमे में जनाब 140 रुपये में दर्जन अंडे मौजूद हैं। तो ये जो जनाब थे अंडों की कीमतें और गोश्त की कीमतें, और आज जो है वो हमने आपको मार्केट की सूरत हाल बता दी है कि सब्जियां किस किस रेट में मौजूद हैं, गोश्त किस किस रेट में मौजूद है, अंडे किस किस रेट में मौजूद हैं। और अब जाती सर्दियां जा रही हैं और गर्मियां आ रही हैं, तो जो फ़िश है वो फटाफट खा लें। और ज़ेनिथ में जो फ़िश है, रोहू फिश जो है वो सबकी बहुत फेवरेट होती है सर्दियों में, ये सौगात, तो वो ज़रूर खाइएगा। आज का शो आपको कैसे लगा, आप लोगों ने फीडबैक से हमें आगाह ज़रूर करना है। कल इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।